हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वन शॉट रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए बच्चों लगातार हम ला रहे हैं। इसके पहले भी हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये हमने करा दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए, क्रम से देखिए और आप लोग तैयारी करिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए, बीमी सूत्र सब चर्चा कर लेंगे। देखो बच्चों, मान लीजिए हम बात करते हैं, एक हमारे पास पृष्ठ है, बच्चों, एक पृष्ठ, ठीक इस तरीके से एक पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ से लंबवत कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, इस पृष्ठ से लंबवत कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। पृष्ठ से लंबवत, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर इधर है बच्चों, तो इसके लंबवत कितना है ना, यानी पृष्ठ के लंबवत जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या होगी वो आपका चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। वो डिपेंड करेगा कितनी चुंबकीय क्षेत्र है और कितने क्षेत्रफल से होकर के जा रहा है, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। चुंबकीय फ्लक्स है क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की टोटल संख्या। यदि किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की टोटल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। जब इसको तोड़ते हैं बच्चों तो φb बराबर BA cos थीटा होता है। अब यदि हम बात करें कि एरिया वेक्टर जैसे मान लीजिए ये अपना पृष्ठ है बच्चों, इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर इस दिशा में है और लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी हैं, तो थीटा बराबर अपना 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि बच्चों आप समझो, ये आपका पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर भी ऊपर होगा, ऊपर की ओर होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं बात करता हूँ, ये पूरा पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर होगा। और बच्चों लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ होंगी, ये आपके ऊपर की ओर होगी, तो दोनों के बीच कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। और भाई चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लंबवत रेखाओं की संख्या से ही डिफाइन करेंगे हम। तो बच्चों ये अपना एरिया वेक्टर है और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो दोनों के बीच कितने डिग्री, 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री बच्चों, तो φb बराबर कितना हो जाएगा, VA cos 0, और cos 0 का मान 1 होता है, तो φb बराबर आपका BA हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को फार्मूला याद रखना है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्लियर है कि किसी भी पृष्ठ से, किसी भी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की टोटल संख्या वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, जिसको हम फार्मूला φb बराबर V.A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसका आप लोग यदि मात्रक देखें बच्चों तो वेबर होता है। क्या होता है, मात्रक। बिल्कुल याद रखिएगा, हम कंडीशन भी बता देते हैं। अब मान लीजिए लंबवत ना हो, है ना, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए। अब आप लोगों को यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होगा, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, कि सर आप बोल रहे हो 90 डिग्री और यहाँ पर लंबवत बोल रहे हो और 0 डिग्री ले रहे हो। अरे भैया, मैंने क्या कहा, पृष्ठ के लंबवत, एरिया वेक्टर के नहीं। अब यहाँ पर एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री कोण बना ले, समझ रहे ना, एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री मतलब पृष्ठ के साथ समानांतर हो जाएगा। अब आपको एक डायरेक्शन बताता हूँ, देखना बच्चों, ये पृष्ठ है, इसके लंबवत इसका एरिया वेक्टर है। अब इस एरिया वेक्टर के साथ कुछ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो जाए तो पृष्ठ के समांतर होगा, तो एरिया वेक्टर के साथ तो 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो जब 90 डिग्री कोण बनाएगा तो φb का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यानी बच्चों यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के समानांतर जा रही हैं तो फिर वहां पर चुंबकीय फ्लक्स 0 होगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत जा रही हैं तो वहां पर चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। सबसे बड़ा डाउट हर बच्चे के मन में कि सर आप बोल रहे हो पृष्ठ के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और थीटा बराबर 0 डिग्री ले रहे हो, तो मैं ये बोल रहा हूं बच्चों, ये पृष्ठ है, इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ये थीटा का मान कहां से लिया जाता है, उसके एरिया वेक्टर के साथ। तो एरिया वेक्टर हमेशा लंबवत होता है, तो इनके बीच कोण 0 डिग्री बन गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो कोण का मान लिया जाता है किसी भी पृष्ठ के एरिया वेक्टर के साथ और चुंबकीय क्षेत्र रेखा के साथ, है ना, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। अर्थात आप लोगों को 2-3 कंडीशन यहाँ से क्लियर, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय यानी किसी भी पृष्ठ से समानांतर गुजर रही है तो फ्लक्स होगा क्या, फ्लक्स शून्य होगा। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत गुजरेगी तो फ्लक्स अधिकतम होगा। ठीक है, फ्लक्स का मात्रक आपने वेबर देख लिया बच्चों, टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा बच्चों, टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होता है इसका मात्रक चुंबकीय फ्लक्स का। इसका बीमी सूत्र कैसे निकालेंगे, बीमी सूत्र भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखो बच्चों, बीमी सूत्र आप यहाँ से निकालोगे, φb बराबर आपने कहा BA, ठीक है, φb बराबर कितना होता है, BA। तो बच्चों यदि हम बात करें कि
एफ बराबर कितना होता है क्यू वी साइन थीटा। तो एफ बराबर यहाँ से बी का मान आ जाएगा एफ बटा क्यू भी। अब इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, फाइव बी बराबर एफ अपान क्यू भी, एफ अपान क्यू भी इंटू ए। अब बच्चों बल का विमीय सूत्र एम एल टी की पावर -2, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर, ठीक है। फिर बच्चों आवेश, आवेश का धारा गुणे समय, और बेग का बच्चों बेग का क्या होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एक एल से एल कैंसिल हो गया, और कुछ बचेगा ई टी से टी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो कितना बचेगा एम बचेगा, एल स्क्वायर बचेगा, टी का पावर -2 बचेगा, ए का पावर -1 बचेगा। ये इसका विमीय सूत्र आ गया। देखो बच्चों समय लीजिए, लेकिन एक एक पॉइंट क्लियर करते चलिए, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो फिर आपको परेशानी ना हो। ओके चलिए, तो इसका मात्रा क्या क्या हमने बता दिया बच्चों। एक तो हमने बता दिया वेबर, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो गया, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो गया, और एक टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो दो मात्रक आप लोगों को याद रखिए, है ना। चलिए अगला अपन देखेंगे बच्चों लेंज का नियम। लेंज का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों के सिलेबस में भी है और इसे तैयार करना ही है, ठीक है। लेंज का नियम ये है कि मान लीजिए अपने पास एक चुंबक है बच्चों, क्या है चुंबक है, चुंबक के पास हमने एक कुंडली रख दी, ये कुंडली रख दी बच्चों। अब इस चुंबक के कारण ये चुंबक अपना एन ध्रुव है, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस तरीके से जाती है। अब इसके चुंबक के खिसकाने से फैराडे ने अपना प्रयोग दर्शाया, फैराडे का नियम भी पढ़ेंगे आगे, परेशान ना होना, है ना। फैराडे ने बताया कि यदि चुंबक और कुंडली, ये कुंडली है बच्चों, क्या है कुंडली, चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है तो इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्या होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब बच्चों धारा की दिशा को बताने के लिए लेंज ने एक नियम दिया, तो कि इसमें जो अपना एक प्रेरित धारा है इसकी दिशा किस प्रकार होगी, है ना। तो उन्होंने क्या बताया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करती है, यानी उस कारण का विरोध करती है जिस कारण उत्पन्न हुई है। मतलब बच्चों ये यदि एन ध्रुव इसके पास आ रहा है तो ये विरोध करेगी, इसका मतलब ये एन ध्रुव की भांति कार्य करेगी, और एन ध्रुव की भांति तभी कार्य कर सकती है बच्चों जब यहाँ पर धारा की डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज होगी, इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी ये धारा का डायरेक्शन इस तरीके से होगा। चित्र में नहीं बताऊंगा, है ना, चित्र वगैरह आप लोग शॉर्टकट में भी इसलिए समझा रहा हूं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो बच्चों। फिलहाल आप लोगों ने फैराडे का नियम पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े तो देखो, जब चुंबक को बच्चों कुंडली के पास लाते हैं तो चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति के कारण इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये किसने बताया, फैराडे ने बताया कि जैसे जैसे चुंबक को पास में लाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे चुंबक को दूर ले जाएंगे धारा का मान विक्षेप होगा। यदि चुंबक स्थिर हो जाएगा तो धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना, यहाँ पे धारा भी स्थिर हो जाएगा। यानी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होना ही होना चाहिए, तभी वहाँ पर बच्चों आपका प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। इसी प्रेरित धारा की दिशा को बताने के लिए लेंज साहब ने बताया कि भाई साहब यदि चुंबक है, चुंबक के प्रेरण से इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इस धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है। मतलब इसमें जो धारा है ना, जिस चुंबक के कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करती है। यानी धारा तो उत्पन्न हो गया, ये एन ध्रुव की भांति कार्य करने लगा जिसके कारण ये इसका क्या करेगी, विरोध करेगी। अच्छा, जब इस चुंबक को हम दूर ले जाना चाहते हैं, मान लीजिए एन है बच्चों, कुंडली है, ठीक है, कुंडली है। अब यदि इसको हम दूर ले जा रहे हैं, अभी पास ला रहे थे, अब दूर ले जा रहे हैं, तो जब दूर ले जा रहे हैं तो इसका विरोध, जाने का विरोध करेगा। इसका मतलब जब बच्चों चुंबक के एन ध्रुव को दूर ले जाते हैं तो ये किस तरीके से कार्य करेगा, विरोध करे। दूर ले जा रहे हैं तो विरोध करे मतलब खींचे, तो इसके कारण बच्चों ये आपका क्लॉकवाइज इस तरीके से, क्लॉकवाइज इस तरीके से, क्लॉकवाइज यानी इस तरीके से आपका धारा का डायरेक्शन हो जाएगा। बोला गया है ना कि इसमें जो है बच्चों, यानी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा उस प्रकार होगी जब वो जिसके कारण उत्पन्न हुई उसका विरोध कर सके। तो याद रखिएगा, जब धारा एंटी क्लॉकवाइज हो वो एन ध्रुव की भांति कार्य करता है, जब धारा क्लॉकवाइज हो बच्चों तो एस ध्रुव की भांति कार्य करता है। तो जब एन ध्रुव हम पास ला रहे थे तो ये विरोध करेगा पास आने का, मतलब वो आपके एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वामावर्त होगा, तो बच्चों ये एन ध्रुव की भांति कार्य करेगा, इसका विरोध करेगा। लेकिन जब ये बच्चों दूर जाएगा तो दूर जाने का विरोध करेगा, मतलब इसको खींचेगा, खींचने का मतलब ये क्लॉकवाइज धारा बहेगा जिसके कारण ये एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा, इसको खींचेगा। यही आप लोगों का पूरा कहानी लेंज के नियम में है। थोड़ा सा समय लेंगे स्टार्टिंग में, बाकी तो फिर सुपरफास्ट रिवीजन चलेगा। बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के किसी के तल के पास लाते हैं तो लेंज के नियमानुसार कुंडली का तल उत्तरी ध्रुव बन जाता है। कैसा, उत्तरी ध्रुव, ठीक है।
कुंडली का भाई, कुंडली का तल उत्तरी ध्रुव, मैंने आपको बताया कि ये नॉर्थ ध्रुव बन जाता है। क्यों? है ना, चुंबक और कुंडली के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करने लग जाए। ये एन इसलिए क्योंकि जिसके कारण उत्पन्न हुई उसी का विरोध करना चाहती है, इस कारण से एन ध्रुव की भांति कार्य करती है और प्रतिकर्षण करने लग जाती है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को कुंडली के पास लाने में किया गया कार्य करना पड़ता है। यही यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा अर्थात प्रेरित धारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किंतु जब उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं, अब देखो बच्चों, उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं, ठीक है, कुंडली से दूर ले जाते हैं तो वह दक्षिणी ध्रुव की भांति बन जाता है, एस ध्रुव की भांति कार्य करने। क्यों? क्योंकि वो जाने का विरोध करेगा। और विरोध कब हो सकता है भाई? यदि एन को हम दूर ले जा रहे हैं तो विरोध कब होगा? जब ये इसको खींचेगा, और खींचेगा कब? जब एस की भांति कार्य करेगा, तो एस की भांति कार्य करने लग जाता है और उसका विरोध करता है बच्चों, क्योंकि आकर्षण करने लग जाएगा। इस आकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को दूर ले जाने में चुंबक को पुनः कार्य करना पड़ता है। यही यांत्रिक कार्य प्रेरित धारा के रूप में बदल जाता है। ये लिंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। देखना बच्चों, ये जो अपना बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। बताओ, किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए, है ना। लेंज का नियम आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण बच्चों लास्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले अपन स्वप्रेरकत्व के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फैराडे का नियम भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, बस समय आप लोगों को देना पड़ेगा। चलिए फैराडे का नियम ही देख लेते हैं पहले। तो अपना बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम है, आप लोगों को यहाँ पर मैं समझाऊंगा, बाकी ये चीज़ मैं लिखा नहीं हूँ क्योंकि इसको बच्चों नोट्स में आप लोगों को मिल जाता है। हाँ, जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो नोट्स का क्या प्रोसेस रहता है सर? नोट्स के लिए मात्र 100 रुपये चार्ज लगते हैं, ऑल चैप्टर के नोट्स मिल जाते हैं। आप लोगों को बिल्कुल भटकना नहीं है। जो बच्चा अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, मेरा पर्सनल नंबर है ना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, बढ़िया अपन हम फैराडे का नियम समझेंगे। फैराडे साहब ने ये तो बता दिया, देखो बच्चों, आप लोगों को फैराडे का प्रयोग पूरा नहीं पढ़ना है, अभी यहाँ पे शॉर्टकट समझना है। मैंने कहा एक मेरे पास चुंबक है, चुंबक है बच्चों, यहाँ पे एन ध्रुव है, ये कुंडली है, क्या है बच्चों? कुंडली है। चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होगी, आपेक्षिक गति होगी बच्चों, तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ठीक है, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। क्या होगी? प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। जब बच्चों चुंबक को पास लाते हैं तो एन ध्रुव की भांति कार्य करता है, और जब चुंबक को दूर ले जाएंगे तो एस ध्रुव की भांति कार्य करता है ना। चुंबक को पास लाते हैं बच्चों तो ये विरोध करेगा, लेकिन विरोध करने के विपरीत जो हम यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं वही अपने विद्युत धारा में बदल जाता है। तो फैराडे ने प्रथम नियम में क्या बताया कि जब बंद परिपथ में, है ना, या किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है ना, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब जैसे ई का उत्पन्न हो गया बच्चों, और ये कब तक रहेगा बच्चों? जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, है ना। पहला नियम आप समझिएगा, मैं लिखना नहीं चाहता हूं, है ना, आप लोग लिख लीजिएगा या कि नोट्स में सारा चीज लिखा रहता है। क्या बोला गया कि जब किसी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है ना, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व तब तक रहता है बच्चों जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कब तक होगा बच्चों? जब इस चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती रहेगी। जब तक चुंबक और कुंडली, ये चुंबक है अपना, ये अपना क्या है बच्चों? चुंबक है, और अपने पास कुंडली है। चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती रहेगी। ये अपना कुंडली है, प्यारे बच्चों, क्या है? कुंडली है, और ये अपना चुंबक है। चुंबक और कुंडली के बीच जब तक आपेक्षिक गति होती रहेगी, जब तक आपेक्षिक गति होती रहेगी तब तक प्यारे बच्चों इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा। यही फैराडे का नियम है, पहला नियम। बताओ किसी बच्चों को याद हुआ? हाँ, कि जब किसी बंद परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन, चुंबक को कुंडली के पास लाएं या दूर ले जाएं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव होगी, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव होने से चुंबकीय फ्लक्स बदलता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बदलता है। यानी किसी भी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कब तक रहेगा? जब तक कि बच्चों उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगी। ये अपना फैराडे का प्रथम नियम है। अब बात करते हैं बच्चों द्वितीय नियम, है ना। द्वितीय नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान सीधा सीधा चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के समानुपाती होता है, सीधा सीधा बच्चों। जैसे मान के चलते हैं अपने पास चुंबक है, ठीक है सर, चुंबक है, एन है बच्चों, यहाँ पे अपने पास कुंडली है, क्या है? कुंडली है। मान लीजिए यहाँ पर T1 समय में जो चुंबकीय फ्लक्स है वो φ1 रहा होगा, वह T2 समय में कुछ समय बाद मान लीजिए चुंबकीय फ्लक्स φ2 होगा। सही है कि नहीं? क्लियर? कोई दिक्कत? मतलब
T1 से T2 तक जाने में कितना समय लगा, टी समय पश्चात उसका जो है चुंबकीय फ्लक्स बदल गया। तब फैराडे ने द्वितीय नियम में बताया, पहले नियम में क्या बताया कि विद्युत वाहक बल का अस्तित्व कब तक रहेगा बच्चों, अस्तित्व किस पर डिपेंड करेगा, चुंबकीय फ्लक्स पर। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जब तक होगा तब तक विद्युत वाहक बल का अस्तित्व बना रहेगा, ये पहले नियम बताया। दूसरे नियम में उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और बताया कि इस विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, यदि आपसे मैं कहूं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन मतलब बच्चों अंतिम में प्रारंभिक को घटा दें, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। और परिवर्तन की दर यदि कोई पूछ दे आपसे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का मतलब क्या होता है, सीधा बच्चों दर का मतलब होता है समय के साथ टी समय में इतना बदला φ2 - φ1, क्योंकि भाई पहले φ1 रहा होगा फिर बदल करके φ2 हुआ, तो टी समय में कितना बदला बच्चों। अब द्वितीय नियम में क्या कहा कि इस विद्युत वाहक बल का जो मान है वो सीधा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है बच्चों। द्वितीय नियम अनुसार मतलब विद्युत वाहक बल जो होता है सीधा φ2 - φ1/t के समानुपाती होगा। ये आप लोगों का बच्चों है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये समानुपाती हटता है तो के एक नियतांक लग जाता है, माइनस के φ2 - φ1। ये माइनस किस बात का प्रतीक है मैं भी आपको बताऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है भाई। यहाँ पर यदि मान लीजिए SI का मान 1 हो बच्चों, का मान 1 हो तो E बराबर -φ2 - φ1/t, ठीक है बच्चों। ऋण चिन्ह किस बात का प्रतीक है कि भाई जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है सदैव चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है, इसलिए ऋण चिन्ह हमने लगाया है। अब बच्चों यदि डेल्टी समय में है ना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई हो, है ना, तो बच्चों कितना हो जाएगा डेल टी समय में डेल फाई बी, ये अपना प्रेरित विद्युत वाहक बल और चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है उसका संबंध हो गया बच्चों, ठीक। अब यदि अत्यंत सूक्ष्म अत्यंत कम समय लिया जाए, मतलब डेल टी टेंड्स टू 0, अल्प समय के लिए बात किया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल लिमिट लगाओगे बच्चों, डेल टी समय अंतराल कितना 0, फिर बच्चों अपना माइनस डेल्टा फाई, डेल हम पढ़ते हैं लेकिन डेल्टा इसका नाम शुद्ध होता है तो परेशान मत होना कभी भी, इसको बच्चों माइनस बाहर ले लो, पूरे अपना लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी। अब बच्चों इसके लिए अपन डी फाई बी अपान डी टी, ठीक। ये अपना बच्चों प्यारे बच्चों ये अपना कंप्लीट है ना, फैराडे का द्वितीय नियम हो गया, फैराडे का द्वितीय नियम हो गया कंप्लीट, चीजें क्लियर। तो अपन ने फैराडे का प्रथम नियम भी देख लिया बच्चों, फैराडे का द्वितीय नियम। अब बताओ मजा आया कि नहीं आया, क्योंकि भैया अब हमारे पास अभी कहानी में ट्विस्ट है, लंबा चौड़ा कहानी, लेंज के नियम के साथ साथ फैराडे का प्रथम द्वितीय नियम कर लिए। अब हम बात करेंगे स्वप्रेरकत्व के बारे में, ठीक है बच्चों। अब प्रेरण की क्रिया ही फैराडे साहब ने बता दिया, तो अब हम स्वप्रेरण पढ़ेंगे बच्चों कि मान लीजिए एक कुंडली है उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, और धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों, उस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, फलस्वरूप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। देखिएगा एक परिभाषा आप लोग पढ़ लोगे बहुत है, एक परिभाषा यदि पढ़ लोगे तो बहुत है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता बच्चों, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इस बिंदु को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए फैक्ट की बात करते हैं अपन। सबसे पहले अपन एक क्या बनाते हैं बच्चों, एक छोटा सा प्रयोग में हम एक परिनालिका बनाते हैं। परिनालिका क्या है, इसमें तांबे के तार को लपेट देते हैं, ठीक। ये अपना परिनालिका एक प्रकार से, या कुंडली कुछ भी कह सकते हो भाई, कुंडली कर लो, और इसमें हम धारा बहाएंगे, क्या करेंगे बच्चों, धारा का मान, ठीक। और इसमें एक छोटा सा बल्ब है, ठीक, और यहाँ भाई कोई ना कोई प्लस और माइनस प्रतिरोधक, और यहाँ पे बच्चों एक कुंजी भी लगा देते हैं इस तरीके से। अब होता क्या है बच्चों कि जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो बल्ब जल रहा आसानी से,
लेकिन जब धारा को बंद करते हैं, कुंजी से हम कैसे ऑफ करते हैं, तो अचानक तेजी से जलता फिर बुझ जाता है। ये प्रयोग है, समझिएगा कि जब किसी कुंडली में, ठीक है, हम बात करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं और उसमें एक अपना बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब तो जल रहा है, लेकिन जैसे ही बच्चों इस कुंजी को हम ऑफ करते हैं तो ये पहले तेजी से जलता है फिर बुझ जाता है। इसका मतलब इसमें धारा का मान बढ़ा, भाई कहीं ना कहीं से धारा का मान आया, तो इससे पुष्टि हुआ कि भाई साहब इसमें एक और धारा उत्पन्न हो रहा है। भाई मैंने क्या बोला कि एक बल्ब है, ठीक है, हमने धारा प्रवाहित किया, ठीक सर, धारा के कारण ये बल्ब जल रहा था, लेकिन कुंजी को ऑफ किया हमने तो ये तेजी से जला फिर बुझ गया। इसका मतलब कुछ धारा इसमें रहा होगा जो आया और इसको दे दिया तो ये तेजी से जला फिर बुझ गया। तो इससे ये पता चला कि इसमें भी एक धारा उत्पन्न हुई होगी, इसमें भी एक धारा उत्पन्न हुई होगी। ये पूरा प्रयोग ही है बच्चों, ठीक है, कि भाई हमने एक कुंडली ले ली और कुंडली के साथ हमने बल्ब जोड़ रखा है बाह्य विद्युत स्रोत के साथ, और जैसे ही कुंजी यानी बैटरी से कुंजी को हम ऑफ करते हैं बच्चों, तो कुंजी को ऑफ करने से बल्ब तेजी से जलता है फिर बुझ जाता है। इसका मतलब इसको कहीं ना कहीं से धारा मिला, और धारा मिला इसका मतलब इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों। और अब यदि आपसे हम पूछ दें कि प्रेरित धारा उत्पन्न कैसे होती है, तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से। प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है बच्चों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से। यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगा। अब ये चुंबकीय फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा? ये प्रवाहित धारा पर डिपेंड करेगा, कितना धारा बह रहा है। ठीक है भाई, हम कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं और उसी धारा के कारण तो अपना चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, फलस्वरूप प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। एक चीज तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि कोई भी धारा हो उस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है और उसी चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती हैं और उन्हीं चुंबकीय क्षेत्र के बदलाव से बच्चों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यानी इस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न कब होगी? जब इसमें धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव से चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होगी और चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव के कारण बच्चों इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। समझ में आई बात? यानी इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव हुआ है, किसी भी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव हुआ है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है प्यारे बच्चों? तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है? यदि चुंबकीय फ्लक्स की बात करता हूं, चुंबकीय फ्लक्स की बात करता हूं, तो उसमें प्रवाहित धारा पर डिपेंड कर रहा है, आई पर डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए आई धारा बह रहा है और यदि फेरों की संख्या n है बच्चों तो n भी समानुपाती होगा I के। और जैसे ही हम समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है जिसे हम एक स्वप्रेरकत्व गुणांक कहते हैं। तो L बराबर बच्चों n भी बटा I हो जाता है। आप I1 ले लें, स्मॉल I ले लो, जो भी डिपेंड करता है। अब बच्चों अब यदि मान लीजिए फेरों की संख्या अपने पास कितनी भी हो लेकिन धारा का मान 1 हो, है ना, यदि 1 हो बच्चों तो L का मान जो होगा n के बराबर होगा। देखो आप लोगों को मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूं कि किसी भी कुंडली को मैंने लिया, कुंडली में धारा उत्पन्न हुआ, प्रेरित धारा, वो किस पर डिपेंड किया बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स पर। और वो जो चुंबकीय फ्लक्स बना, प्रेरित धारा तो चुंबकीय फ्लक्स के कारण उत्पन्न होता है। देखो बच्चों कुंडली की मैं बात करता हूं, थोड़ा सा आप लोग की पॉइंट याद करो। कुंडली की बात करता हूं, कुंडली में जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ, प्रेरित धारा वो किसके कारण आया? वो चुंबकीय फ्लक्स के कारण आया, चुंबकीय फ्लक्स के कारण आया। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के कारण आया। और चुंबकीय फ्लक्स किससे बना? प्रेरित धारा से। यानी प्रेरित धारा जो है बच्चों, है ना, इसके कारण चुंबकीय फ्लक्स जनरेट हुआ, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स जो है प्रेरित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती हटाए तो L एक नियतांक लग गया बच्चों। I का मान 1 रख दिया तो L बराबर n यानी स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरणुगुणांक का मान, है ना, चुंबकीय फ्लक्स के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो कि 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। समझ में आया? यानी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर दिया जाए, कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित किया जाए तो जो उसका चुंबकीय फ्लक्स होगा बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, यानी टोटल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। चुंबकीय जो फ्लक्स घनत्व बच्चों वही आपका स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहलाता है। समझ में आई बात?
हाँ सर, आपने कुछ लिखा है क्या? देखो बच्चों, मैंने कहा कुंडली में आई धारा प्रवाहित करती है, तो जो चुंबकीय फ्लक्स है आई के समानुपाती है, तो एल अपना एक नेतांक लगे जिसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अब यदि आई का मान 1 एम्पियर हो बच्चों, ये 1 एम्पियर सीधा सीधा 1 एम्पियर, तो यहाँ पर बोला गया बच्चों कि सीधा सीधा आधा कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो आंकिक रूप से कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, जो कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। यही चीज मैंने आपको बताया कि जो स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक बच्चों n∅b के बराबर होगा, अर्थात जो स्वप्रेरण गुणांक है फ्लक्स बंधता के उस मान के बराबर होता है जो कि कुंडली में इकाई यानी एकांक धारा या 1 एम्पियर की धारा विद्युत धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। मैंने आपको तरीके से समझा दिया। दूसरी परिभाषा भी क्या हमको पढ़नी पड़ेगी? बिल्कुल आप लोगों को नहीं पढ़ना है, और पढ़ना है तो कोई बात ही नहीं है, कुछ कठिन नहीं है, कहो तो मैं समझा देता हूं। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को सिंपल वे में समझाता हूं। देखो भाई, आप लोगों ने फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ा। फैराडे का द्वितीय नियम क्या पढ़ा कि आप लोगों ने देखा माइनस था, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में कितना बदलाव हो रहा बच्चों, किसके साथ? समय के साथ। पढ़ा ना? अभी इसके पहले जस्ट पढ़ा। फेरों की संख्या बच्चों n है तो n लिखना पड़ेगा। ये फैराडे का द्वितीय नियम है। फैराडे की द्वितीय नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल सीधा सीधा समानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के। ठीक बच्चों, यदि n को हम अंदर ले जाएं n को, तो माइनस d/dt, और बच्चों यहां पर आप लिख सकते n∅b। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चों n∅b लाई के बराबर होता है, Li के बराबर होता है, तो ये अपना हो जाएगा d/dt Li के बराबर होता है। अभी आपने पढ़ा तो Li के बराबर होता है। हाँ सर, ये ठीक है। अब बच्चों यदि मैं आपसे कह दूं कि आप लोग यहां पे रहने दो, आप L को बाहर ले लो, तो अपना हो जाएगा di/dt। यदि मैं बच्चों आपसे कह दूं कि समय के साथ धारा में जो परिवर्तन हो वो इकाई हो, समय के साथ धारा में जो परिवर्तन हो इकाई हो, यानी इसका मान 1 हो जाए तो विद्युत वाहक बल का मान ही स्वप्रेरकत्व होगा। सही है कि नहीं? मतलब बच्चों समझिएगा, समय के साथ धारा में कितना परिवर्तन हो? 1 हो, यानी किसी कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक विद्युत वाहक बल के उस आंकिक मान के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल के उस आंकिक मान के, देखो ना, स्वप्रेरण गुणांक विद्युत वाहक बल के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो कि धारा के परिवर्तन या धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर कुंडली में उत्पन्न होता है। यानी किसी कुंडली में धारा का परिवर्तन कितना हो? इकाई हो, तब उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वही उसका स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक होगा, है ना। अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के तुल्य होगा। ई प्रेरित विद्युत वाहक बल है बच्चों, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के तुल्य होगा जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने से उत्पन्न होता है। मतलब यदि किसी कुंडली में इकाई धारा परिवर्तन हो रहा हो बच्चों, यानी धारा परिवर्तन, किसी कुंडली में से धारा परिवर्तन की दर इकाई हो, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वही उसका स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक होता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन ऐड है बच्चों, कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब एक हमारे पास हमने चित्र बनाया था, भी आप लोगों को बताया था भाई, कुंडली हमने आपको बताया था, चित्र भी आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, आप परेशान होने की जरूरत नहीं, बार बार हम नहीं बनाएंगे। ये अपना बच्चों एक छोटा सा सिर्फ आपको ऐसे कुंडली बना देते हैं, सिंपल सा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, अपन समझ लिए। ठीक है, अब इसमें संचित ऊर्जा का मान बताना बच्चों। क्या? संचित ऊर्जा का मान। अच्छा देखिएगा, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आएगा कि जब कुंडली के बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है, हाँ सर, धारा तो प्रवाहित करते हैं, धारा को स्थायी मान प्राप्त करने में कुछ समय लगता है। अतः कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो कुंडली में धारा के मान में वृद्धि का विरोध करता है। बैटरी द्वारा धारा के मान को 0 से स्थायी मान तक बढ़ाने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। यही कार्य बच्चों कुंडली के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। मतलब किसी भी कुंडली में एक संचित ऊर्जा होती है। देखो एक क्वेश्चन छिपा हुआ है, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। देखो भाई अलग अलग क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि सर सब कुछ एक ही में सब करा रहे हो, अलग अलग क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन है। तो आप स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा अलग हो गई है ना, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, स्वप्रेरण अलग है, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। आप लोग स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिख लो कि जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। ठीक है, यह परिघटना बच्चों आपका स्वप्रेरण गुणांक यानी प्रेरित धारा उत्पन्न, स्वयं के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होना। यानी किसी कुंडली में हमने धारा प्रवाहित किया
और उसी के परिणाम स्वरूप बच्चों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया। इस परिघटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। यानी स्वप्रेरकत्व की यदि कोई परिभाषा आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हो कि किसी कुंडली में हमने धारा प्रवाहित किया, विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया। इस परिघटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। लेकिन उसमें एक संचित ऊर्जा हो जाती है, एक संचित ऊर्जा संचित हो जाती है। बच्चों कहने का तात्पर्य कि कुंडली को हमने बैटरी से जोड़ा, धारा प्रवाहित किया, तो स्थायी धारा प्राप्त करने के लिए कुछ समय लगता है। समय लगेगा, चाहे 10 सेकंड 5 सेकंड जो भी लगे। कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। जैसे जैसे धारा बहेगा बच्चों तो प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा और जिसके कारण उत्पन्न होता है, भाई प्रेरित धारा की दिशा कैसी होती है बताओ ना, जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करता है, जिसके कारण उत्पन्न हो उसी का विरोध करेगा। लेकिन हम उस धारा के मान को तो शिखर मान तक पहुंचाएंगे, धारा के मान को शिखर मान तक पहुंचाएंगे, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। यही संचित ऊर्जा के रूप में बच्चों स्थित हो जाता है, संचित हो जाता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। कुछ समझ में आया बाबूजी? बाबूजी समझिएगा, बाबूजी समझिएगा, बड़े कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। बोला ये गया कि यहाँ पे हमारे पास धन सिरा है, ऋण सिरा है, कुंजी है। इसमें हमने भैया धारा प्रवाहित शुरू किया। इस धारा को शिखर मान तक आई नॉट तक ले जाना है, कहाँ से, 0 से, तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, टाइम लगेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन इस टाइम के दौरान जैसे ही धारा प्रवाहित शुरू हुआ तो बच्चों इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसी धारा का विरोध करने लगेगा, क्योंकि लेंज का नियम क्या पढ़ा आपने, जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करेगा। मतलब हमने धारा प्रवाह शुरू किया तो इसमें धारा प्रवाह शुरू हुआ बच्चों, धारा बहना तो शुरू हो गया, धारा बह रहा है, लेकिन इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित धारा, वो उसी का विरोध कर रहा है जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है। यानी जो बच्चों ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसी का विरोध कर रहा है। अच्छा, अरे भाई विरोध करोगे तो क्या हुआ, हम तो धारा देंगे ही, तो इसके विरोध में कुछ एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ रहा है बैटरी को, सेल को, तो भाई वो कार्य जो है इसमें एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। बाबूजी मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि भाई हमने धारा तो प्रवाहित किया और धारा प्रवाहित किया तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई और ससुरा जिसके कारण उत्पन्न हो गई उसी का वो विरोध करने लग गई। और विरोध कर रही तो एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा और जब एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा लग गई और वो संचित हो जाती है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। बच्चों इसी का थ्योरम हम अपने करने जा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना यदि जिसको समझ में नहीं आए तो, बाकी क्लासेस हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे करा रखे हैं पहले भी। तो ये कुल मिलाकर अंतिम ये निष्कर्ष निकला कि बच्चों परिपथ में हम क्या कर रहे हैं, भाई आप धारा कैसे बहता है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और हमने आप लोग बताया कि जो ऊर्जा है किस रूप में संचित होती है, किए गए कार्य के रूप में। मैंने कहा धारा प्रवाह किया, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया, इसके विरुद्ध कार्य करने लगा, मतलब भाई विरोध करने लगा। अब विरोध करने लगा लेकिन हमको धारा 0 से तो आई नॉट तक ले जाएंगे, धारा को हम 0 से आई नॉट तक ले जाएंगे और उसके विरुद्ध जो कार्य करना पड़ेगा बच्चों तो वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो सबसे पहले बोला गया कि मान लीजिए कि एक आवेश है, आवेश मतलब एक छोटा सा आवेश है, उसको हम ले जा रहे हैं बच्चों, तो कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल आपका विद्युत वाहक बल होगा जो उत्पन्न हुआ होगा, है ना। और इस बात का प्रतीक माइनस किस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है कि जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करता है, जिस कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करता है। अच्छा, ये ई का मान किस पर डिपेंड करता है सर, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, -N/d∅b/dt, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ा, n को अंदर ले जाए तो -d/dt n∅b। आप लोगों ने पढ़ा बच्चों n∅b बराबर लाई होता है d/dt, ये अपना Li होता है। तो ई का मान हो जाएगा, L बाहर ले लेंगे, -di/dt, ये आपने पढ़ लिया स्वप्रेर का, तो इसलिए स्टार्टिंग में करा दिया गया बच्चों, ठीक है। तो अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो dw बराबर हो जाएगा -L/di/dt इंटू बच्चों अपना कितना हो जाएगा, ठीक है, dq। इसको भी अरेंजमेंट करें तो -L/di रहने दो आप, और बच्चों dq/dt। समय के साथ जो आवेश बहता है, समय के साथ जो आवेश बहता बच्चों उसको हम कहते हैं धारा I, फिर अपना बचेगा di, ठीक।
ये अपना बच्चों अल्पकार हो गया, अल्प आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। हमने dq को बस ले जाने के लिए कार्य निकाला है। अब जब हम बच्चों संपूर्ण आवेश को ले जाए, क्योंकि भैया मैक्सिमम धारा कहां तक पहुंचाना है, 0 से I0 तक, 0 से I0 तक धारा पहुंचाना है, तो हमको क्या कर देना, दोनों पक्षों में समाकलन करना बच्चों, दोनों पक्षों में समाकलन करना है। समाकलन बन जाएगा, समाकलन बनेगा नहीं बनेगा। सर क्या कह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे यदि संपूर्ण कार्य निकालना है तो समाकलन करना पड़ेगा dw का, इसको धारा को 0 से I0 तक ले जाना पड़ेगा। dw को माना LI di, ठीक है, मतलब I का समाकलन, L बाहर ले लो बच्चों तो I बचेगा, I का पावर 1 है, 0 से I0 तक। बच्चों हम यदि बात करें di, समाकलन क्या होता है, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 अपन n+1, ये समाकलन का सूत्र है। नहीं बन रहा तो फिर आप लोगों की गलती है भैया, ये बनना चाहिए इना। इसका मतलब यदि नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा कर देना, ठीक है, माइनस है बच्चों, माइनस हर जगह रहेगा, -l है, इसको कर देना I², एक है ना तो एक और जोड़ दो, नीचे भी 2 लिखो, नीचे ये 0 से I0। फिर बच्चों अपन अपर लिमिट लोअर लिमिट रखते हैं, ये सबको पता है, -l है, अपर लिमिट कितना हो जाएगा I0 I²/2, लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर बटा 2, तो ये अपना खत्म। तो अपना कितना बचा बच्चों, -l है ना, 1/2 भी आएगा और I0 का स्क्वायर। यही बच्चों अपना ऊर्जा है, यही ऊर्जा है, यही ऊर्जा है सर, यही ऊर्जा है, यही संचित ऊर्जा है, यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत, समझाने का काम है। अभी यहाँ पर पूरा लिखाऊंगा तो बहुत समय लगेगा बच्चों, बहुत समय लगेगा। अभी यहाँ पर हम सिर्फ समझा सकते हैं, कम से कम समय में समझा सकते हैं। अब इसमें बच्चों आप लोगों को कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालना है। बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, चित्र बना हुआ है, सारा चीज, खेल खत्म है। लेकिन आप लोगों के लिए भैया खेल खत्म नहीं होगा बच्चों, आप लोगों के लिए मैं सब पूरा विधिवत समझाऊंगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं बच्चों। इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, लॉजिक और कुछ भी नहीं है। ये बोला गया है कि भैया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक क्षण है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है बच्चों। सबसे पहले लॉजिक लगाओ, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर की ओर है। क्रॉस का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, डॉट का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है। अब इसमें आपने कहा कि एक क्षण रख दिया, हमने एक क्षण रख दिया, कैसा रख दिया, ये अपना P है और Q है। इसके सिरों के बीच विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हुआ है। तो बच्चों मैं कहता हूँ कि एक मेरे पास U आकार का, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पे इसको हम गति करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं बच्चों, गति, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और बच्चों आप लोगों ने पढ़ा कि कुंडली के बीच यदि गति नहीं होगा तो फिर वहाँ पे यदि अपेक्षित गति नहीं होगा तो वहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन नहीं होगा, फलस्वरूप प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। कुंडली, क्योंकि भैया हमने कुंडली, भाई इसको हमने क्यों बनाया, यू आकार का अन्य चालक हमने क्यों लिया, क्योंकि ये कुंडली बन जाए, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं मान के चलता हूँ बच्चों, इसकी जो टोटल लंबाई है, इसकी जो टोटल लंबाई मतलब ये चालक है और इस चालक की लंबाई, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, इस चालक की लंबाई बच्चों L है। अब इसमें इसको मैं गति कराऊंगा तो इसकी चौड़ाई मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इसकी x है। तो टोटल ये बंद लूप का क्षेत्रफल कितना होगा, बंद लूप का क्षेत्रफल थोड़ा समझने की जरूरत है। क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है, LX से XL, ठीक। अब आप लोगों को ये समझना है कि विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या होता है, -d फाई b बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र है ना, अपन dt, मतलब फाई का मान निकालना है। और फाई का मान किस पर डिपेंड करता है, फाई का मान किस पर डिपेंड करता है, कितना चुंबकीय क्षेत्र है और कितने एरिया से होकर जाता है, बस इतना ही तो डिपेंड करता है। तो मैंने मान रखा है बच्चों कि माना L लंबाई का एक चालक तार है PQ, जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है ना, लंबवत बाईं ओर भी वेग से गतिमान है। यदि गति नहीं करेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, तो फिर खत्म कहानी। और निकालना ही है इनके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। मैं मान के चलता हूँ बच्चों U आकार, ये U आकार का एक अन्य चालक है, देखो ना U आकार का, ये ऐसा करोगे तो U आकार बन जाएगा। तो U आकार का एक अन्य चालक है जिसके ऊपर बाईं ओर गति कर रहा है। तो किसी क्षण मान लीजिए t समय में एक ये बंद लूप बना लिया, किसी क्षण कोई भी क्षण हो सकता है, कोई भी समय हो सकता है, जैसे मैंने कहा PQ और इसको RS, किसी भी क्षण एक बंद लूप की कल्पना करते हैं। वो बंद लूप कौन सा हो जाएगा, वो बंद लूप आप लोग बताओ बच्चों, PQ RS एक बंद लूप है जिसमें PQ या RS की बात करें तो इसकी लंबाई L ही रहेगी बच्चों। वह यदि मैं बात कर दूं ये इसकी चौड़ाई की, यदि मान लीजिए PS या
क्यू आर इसकी बात कर लूँ, इसको मैंने एक्स मान लिया। तो बच्चों एरिया जो क्षेत्रफल है वो किस पर डिपेंड करता है, लंबाई और चौड़ाई पर। और चुंबकीय फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, चुंबकीय फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कितने चुंबकीय क्षेत्र से और कितने एरिया से होकर जा रहा है। तो एरिया तो अपना एल एक्स हो गया बच्चों। अब आप लोगों को निकालना है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का होता है माइनस डी फाई बी अपान डी टी। सर ये कहाँ से पढ़ा, ये अपन ने पढ़ लिया ना, आज ही लेक्चर में तो पढ़ा। हाँ सर पढ़ लिया, चलो बाबू कोई बात नहीं है। तो अपन भैया यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करो बच्चा, माइनस डी अपान डी टी, फाई भी बराबर कितना होगा, बी एल एक्स। वी एल एक्स यही तो होगा। अच्छा सर कुछ यहाँ पे वी एल को बाहर ले लो, तो डी एक्स अपान डी टी समय के साथ दूरी बदल रहा है। समय के साथ दूरी बदलने को हम क्या बोलते हैं, समय के साथ दूरी बदलता है उसको हम बोलते हैं वेग। और यही आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया। बोलो कठिन है, बोलो कठिन है। अरे नहीं है बबुआ, थोड़ा सा ध्यान दोगे, 5 मिनट का समय लगता है, कुछ भी नहीं। किसी भी थ्योरम में कितने मिनट का समय लगता है सर, 5 मिनट का। ठीक है, कितने मिनट का, 5 मिनट का। ये क्वेश्चन हो सकता है नोट्स में ना हो, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये हमने माना यहाँ शुरू किया कि एल लंबाई का पी क्यू एक चालक है, कागज के तल लंबवत है ना, कार्यरत एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, भी वेग से बाईं ओर गतिमान है। हम किस पर गतिमान कर रहे हैं इसको, चालक यू आकार का एक चालक है जिसकी भुजाओं के स्पर्श करता है वो गति कर रहा है। घर्षण के कारण किसी प्रकार के ऊर्जा का क्षय नहीं होता है ना। मान लो पी क्यू की लंबाई है ना, सॉरी टी समय बाद एक बंद लूप हमने बताया था, बंद लूप की कल्पना कर ली बच्चों। बंद लूप के कारण इसकी लंबाई चौड़ाई हमने बता दिया। तो क्षेत्रफल से हम फ्लक्स निकाल लिए बच्चों। अब फ्लक्स के बाद हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण से फैराडे के द्वितीय नियम से अपन ने थ्योरम कर लिया। चला बच्चा, कोनो बात का प्रॉब्लम ना हो चाहिए और अपना लोगन का ये सब समझ में आ जाना चाहिए, है ना। चलिए, ये अपने भाषा का सदुपयोग हमने किया, एक छोटा सा भाषा अपना बघेलखंड के रहने वाले बच्चों। तो ये अपना क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता हुआ लास्ट में अपना आंसर आ जाता है ये, ठीक है, BLV। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम। इसके बाद बच्चों दो समतल वृत्ताकार कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और होगा भी तो लास्ट में देखेंगे। फिलहाल अभी हम देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, एक लंबी धारावाही परिनालिका के लिए 100 प्रेरकत्व हेतु व्यंजक। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों को 1 हेनरी की परिभाषा में बताऊंगा, थोड़ा सा अभी आप लोगों को समय देना है। ठीक है, 1 हेनरी की परिभाषा चलेगी, लेकिन कहानी पहले आप लोग समझो। एक लंबी धारावाही परिनालिका के 100 प्रेरकत्व का व्यंजक। आप लोगों को यदि थोड़ा सा भी कहानी में ट्विस्ट आ जाए ना तो बताना, देखना ना बच्चों, 2 मिनट का खेल है। कितने मिनट का सर, 2 मिनट का खेल है। आप लोगों से पूछा गया 100 प्रेरकत्व। अच्छा सर 100 प्रेरकत्व, ये एल का मान निकालना है और एल का मान आप लोगों ने पढ़ा है कि सर N फाई बी बटा आई। सर ये कहाँ से आ गया, हम तो नहीं पढ़े। अरे बाबू, हम ये बोल रहे हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो समानुपाती होता है आई के। सर कहाँ पढ़ाए थे आप, ये 100 प्रेरकत्व में हमने पढ़ाया ना कि फैराडे ने बताया कि जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, वो कितना धारा प्रवाहित कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो बच्चों N फाई बी बटा समानुपाती हटाते थे एल आई, आज ही पढ़ा हमने, आज ही पढ़ा है। तो L बराबर N फाई बी बटा आई। इसका मतलब यदि हमको L का मान निकालना है तो हमें ये पता हो जाए कि उस पर कितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ है। एक हमने कहा, एक हमारे पास एक लंबी धारावाही परिनालिका है, एक लंबी धारावाही परिनालिका है जिसमें टोटल फेरों की संख्या, टोटल फेरे n है बच्चों, है ना, टोटल फेरे n है। तो एकांक लंबाई में फेरे कितने हो जाएंगे, यदि मैं कहता हूं कि L लंबाई में n फेरे हैं तो इकाई भाग में इतने फेरे हो जाएंगे। देखना भाई, गौर से देखना, मजा आ जाएगा, ट्विस्ट आ जाएगा कहानी में। मैंने कहा कि भाई ये टोटल n फेरे हैं तो एकांक लंबाई में इन्हीं इकाई भाग में n बटा एल, क्योंकि L में कैपिटल N है। भाई 10 लोगों में 100 रोटी खाते तो एक लोग के लिए हम 100 में 10 का भाग दे देंगे, यानी 100 रोटियां हैं, यानी टोटल फेरे n है, लेकिन L को बांटना है, मतलब 10 को बांटना है तो L का भाग दे देंगे। तो ये अपना बच्चों टोटल फेरे हो गया और ये अपना क्या हो गया, इकाई भाग पर फेरों की संख्या हो गई। अच्छा तो सर ये फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, फ्लक्स यदि केवल फाई बी की बात करता हूं तो ये डिपेंड करता है कितना क्षेत्रफल से जा रहा है, कितने क्षेत्रफल से जा रहा है बच्चों, और कितने एरिया से जा रहा है ना, मतलब कितना चुंबकीय क्षेत्र कितना एरिया से जा रहा है, यही तो सही है। अब यदि मैं कह देता कि एन फाई, टोटल एन फाई के लिए बात करता हूं तो एन
एन बी ए हो जाता। बात आप समझने की कोशिश करना, टोटल बात कर रहा हूँ भाई, एन फेरों के लिए बात कर रहा हूँ, एन फेरों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ए क्या है सर, ए यही तो समझ में नहीं आ रहा कि ए है क्या। देखो एक कुंडली जो होगी यहाँ पे वृत्ताकार कुंडली रहती है, तो ये इसका यदि मैं बात करूँ आर त्रिज्या का वृत्ताकार कुंडली में तो पाई आर स्क्वायर, ए का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन बच्चों अभी यहाँ पर पाई आर स्क्वायर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिलहाल अभी आप इतना समझो, ठीक। अब इतना कहानी समझ में आ गया, ये सारा चीज़ हमें जरूरत पड़ेगा। अब यदि मैं कह दूं कि ये वृत्ताकार कुंडली है, ये वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, इसके अंदर वृत्ताकार कुंडली होगा कि नहीं होगा, है ना। और आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मुनि, म्यू नॉट एन आई, मुनि। तो इस बी का मान हमको यहां पे रख देना है और बच्चों एन का मान रख देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक सर। चलिए कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा, मजा आ जाएगा। आगे चलते हैं बात को प्रूव करने के लिए बच्चों, सिद्ध करने के लिए। तो अपन सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। और माना जो हम बताते चलेंगे आप लोग भी लिखते चलना बच्चा, ठीक है। मैंने कहा कि हमारे पास एक धारावाही परिनालिका है, ठीक है सर, धारावाही परिनालिका है। इसकी जो लंबाई है प्यारे बच्चों, इसकी जो लंबाई है कितनी है, स्मॉल एल है, ठीक है बच्चों। यदि मैं बात करूं कि धारा की बात करूं बच्चों, तो आई धारा बह रहा है। कौन सी धारा बह रहा है बच्चों, आई धारा बह रहा है। अब यहाँ से धारा जा रहा है और यहाँ से धारा निकल रहा है बच्चों, ठीक, कोई बात नहीं है, यहाँ तक क्लियर है अपना। ये इस तरीके से क्लॉकवाइज है तो ये एस ध्रुव कार्य करेगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, ये एन ध्रुव की भांति कार्य करेगा। इतना आप लोग बना देना बस बच्चों, ठीक, समझ में आ गया। चलो मैं यदि कहता हूँ कि टोटल फेरों की संख्या, यानी बच्चों यहाँ पर आर त्रिज्या याद रखिएगा, ये इसमें जो आपका वृत्ताकार कुंडली आर त्रिज्या मैंने आपको बता दिया है। तो यदि मैं क्षेत्रफल की बात करूंगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। टोटल फेरों की संख्या की बात करूंगा बच्चों तो आप लोग लिखोगे कैपिटल एन। एकांक लंबाई पर फेरे, एकांक लंबाई पर फेरे, एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर फेरे तो कैपिटल एन बटा एल, ये अपना एन हो जाएगा बच्चों। यदि मैं बात करूं कि कुंडली धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मुनि हो जाएगा बच्चों, ठीक। अच्छा मुझे यदि निकालना हो कि फाई बी टोटल कितना होगा, तो बोलोगे सर कितना चुंबकीय क्षेत्र है और कितने एरिया से जा रहा है, टोटल फेरों की संख्या पर भी डिपेंड करेगा, है ना। तो बच्चों एन अपना बी का मान कितना हो जाएगा, मुनि, मुनि, और बच्चों ए का मान है तो ए रह दो भैया। हम यदि बात करें तो ये एन है बच्चों, ये कैपिटल फेरों की संख्या एन है, एन है, ठीक है, एन है बच्चों, एन है। तो एन के जगह हम यहाँ कैपिटल एन की जगह एन एल कर सकते हैं, एन एल कर लिए, म्यू नॉट एन आई रहेगा ही रहेगा और अपना एरिया रहेगा, ठीक है बच्चों। यदि मैं आपसे कह दूं कि म्यू नॉट रख दो और एन एन तो एन स्क्वायर, एल है बच्चों, आई ए हो गया। तो ये अपना केवल और केवल किसका मान आ गया बच्चों, ये केवल चुंबकीय फ्लक्स का मान आया, चुंबकीय फ्लक्स का मान आया। अब हमको निकालना है सौ प्रेरकत्व जो होता है फाई बटा आई, फाई बटा आई। अब बच्चों फाई का मान रख दो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई ए बटा आई से आई काट दो बच्चों तो 100 प्रेरकत्व तो आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। अब यदि बच्चों यदि n बराबर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या में बात करूं तो n बटा एल होता है, तो आप कहोगे l बराबर हो जाएगा म्यू नॉट n के जगह कैपिटल n बटा एल का स्क्वायर और एल ए के एल से एल कट जाए क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो l बराबर हो जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर ए अपान एल, ठीक है बच्चों। ये दिक्कत आप लोगों को सॉल्व हो गया क्योंकि भाई पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको समझाया, वो पूरा चीज़ हिंदी में लिखकर समझाया जाता है। फिलहाल आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे सारा चीज़ लिखा रहता है कि परिनालिका की लंबाई एल है, त्रिज्या आर है, प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या स्मॉल एन है, टोटल फेरों की संख्या कैपिटल एन है बच्चों। क्षेत्रफल यदि पाई आर स्क्वायर की बात करते हैं तो धारावाही जो अपना कुंडली है, प्रणालिका है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट एन आई होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स, है ना। जैसे धारा प्रवाहित करते हैं चुंबकीय फ्लक्स कितने एरिया से होकर जा रहा है, यानी क्षेत्रफल से, कितना चुंबकीय क्षेत्र है। फेरों की संख्या पर भी डिपेंड करेगा क्योंकि भाई इकाई पर टोटल फेरों की संख्या तो एन का मल्टीप्लाई कर दिया। जो हमने कहा बी का मान म्यू नॉट एन आई रख दिया, कैपिटल एन का मान एन एल रख दिया बच्चों, फिर अपने पूरा कर दिया और एल बराबर फाई बटा आई, ये अपने वैल्यू पुट किया। इसके बाद बच्चों जो हमने किया यहाँ पर लिखा हुआ है, प्यार से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला प्रश्न बच्चों, दो लंबी परिनालिका है, मतलब एक परिनालिका दूसरे परिनालिका के साथ लिपटा हुआ है और ये उससे भी छोटा व्यंजक है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना भैया, दो परिनालिका बनाना। एक पहला परिनालिका बना दे बबुआ, ठीक है, ठीक सर। दूसरा परिनालिका कैसे बनाओगे सर, ऐसा बनाएंगे, ठीक है सर। हम एक को S1 दे देते हैं, एक को S2 दे देते हैं। बाबू जिसमें S1 है इसमें I1 धारा बह रहा है और जो S2 है ना बाबू इसमें I2 धारा बह रहा है। इसमें फेरों की संख्या, टोटल लंबाई में बात करता हूँ L है, इसकी दोनों की लंबाई L है। इसमें फेरों की संख्या N1 है तो बच्चा इसमें फेरों की संख्या N2 है। ठीक, देखो बच्चों, दो समअच्छी परिनालिका है, फेरों की संख्या N1 N2 है, S1 की लंबाई L1 है और परिनालिका S2 के भी लंबाई अपना उतना ही रहेगा, लंबाई दोनों का सेम रहेगा, लंबाई दोनों का सेम रहेगा, चाहे S1 की बात करें चाहे S2, दोनों का। और दोनों का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब कितनी मोटाई से ये बना हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल चाहे इसका, दोनों का एरिया जो अपना सेम है बच्चों। ठीक, जब हम जानते हैं कि S1 में I1 धारा प्रवाहित किया तो दूसरे कुंडली में, देखना बच्चों, दूसरी कुंडली में जब हम बात करते हैं, दूसरे कुंडली में B2 उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। भाई देखो, अन्योन प्रेरण की क्रिया क्या कहलाती है, अभी मैंने अन्योन प्रेरण नहीं पढ़ाया, आप लोगों को थोड़ा सा समझो। जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित करें तो दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, यह प्रक्रिया अन्योन प्रेरण कहलाता है। तो जब हमने कहा कि पहले कुंडली में धारा प्रवाहित किया तो दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा कब उत्पन्न होगी यार, जब उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। यानी पहले कुंडली में हमने धारा प्रवाहित किया तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ होगा, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो जब हमने पहले कुंडली में धारा प्रवाहित कर दी तो दूसरे कुंडली में अपना चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया और चुंबकीय क्षेत्र ये म्यू नॉट NI होता है, ठीक है, म्यू नॉट NI होता है। लेकिन ये किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, दूसरे में किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, पहले के कारण बच्चों, किसके कारण, पहले के कारण। अच्छा, तो B2 जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है पहले के कारण उत्पन्न हुआ है और N1 का मान कितना होता है, कैपिटल N1/L। अपना बच्चों धारा किसके कारण उत्पन्न हुआ है, तो I1 के कारण उत्पन्न हुआ है। किसके कारण उत्पन्न हुआ है, I1 के। यानी दूसरे कुंडली में जो भी चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ है वो पहले कुंडली के कारण है, पहले कुंडली के फेरों के कारण, पहले कुंडली में जो अपना धारा बह रहा है उसके कारण। क्लियर। तो सर जो अपना फाई उत्पन्न हुआ होगा वो किस पर डिपेंड किया होगा, भाई अपना चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया। चुंबकीय क्षेत्र एक तो अपने चुंबकीय फ्लक्स जो है एक तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है जो B2 में उत्पन्न हुआ होगा और उसका एरिया कितना है दूसरे कुंडली। भाई देखो, पहली कुंडली में तो केवल धारा भाई हमने, पहले कुंडली के कारण यहां पे चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया, पहले कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ ना। लेकिन अब किसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा, द्वितीय कुंडली में, द्वितीय कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो द्वितीय कुंडली में कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, कितना क्षेत्रफल, और दूसरी बात उसमें टोटल कितने फेरे हैं। भाई इतना का क्षेत्रफल ए है लेकिन टोटल फेरे हैं तो n का मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। अच्छा सर देखो बच्चों, यदि मैं बात करूं चाहे A2 A2 दोनों का क्षेत्रफल समान है, N2 का मान कुछ भी ना करो, B2 का मान रख दो, कितना म्यू नॉट N1/L I1 और बच्चों A2 दोनों का क्षेत्रफल समान है, चाहे A2 करो चाहे A1 जो भी करना है। मैं A ही लेकर चलता हूँ कि दोनों का एरिया समान है तो A ही लेकर चलता हूँ, हर जगह A ही लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट अपना N1 है, अपना N2 है, अपना N1 है, अपना N2 है और अपना बच्चों I1 भी है। तो धारा मैंने कहा I1 बहाया, क्षेत्रफल A है बच्चों अपान L इतना है। ठीक। अच्छा, अब आप लोगों को थोड़ा सा एक फॉर्मेट जनरेट करना पड़ेगा कि सर फाई बराबर होता है MI, क्योंकि अन्योन प्रेरकत्व तो निकालना है तो M बराबर आपको निकालना पड़ेगा φ/I। तो फाई का मान कितना है, फाई का मान कितना है, म्यू नॉट N1 N2 I1 A/L, क्योंकि I1 धारा के कारण उत्पन्न हुआ है ना बच्चों, बटा L है फिर बटा में I1, तो I1 से I1 कट गया तो M बराबर बच्चों आ गया म्यू नॉट N1 N2
A/L। ठीक है, ये अपना आ गया। ये पहले कुंडली में धारा प्रवाहित किया तो दूसरे कुंडली में बच्चों अन्योन्य प्रेरकत्व का मान आया। इसको याद रखना बच्चा। अब हम क्या करेंगे, इसी सूरत दूसरे कुंडली में धारा बहाएंगे। अब हम ये कहते हैं कि I2 धारा बहाएंगे। I2 के कारण B1 में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बच्चा, B1 में तो होगा ना, है ना, B1 में उत्पन्न होगा। वो B1 में कैसे उत्पन्न होगा, मुनि, है ना, N2 अपना बच्चों I2 के कारण, I2 के कारण N2 के कारण ना। अब ये बच्चों अपना हो जाएगा मुनि अपना N2/L और I2 कर दो। सर फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फ्लक्स यानी पहले पर जो फ्लक्स निकलेगा, पहले के लिए बात करें, पहले के लिए, तो वो पहले पर कितने फेरे हैं, पहले पर कितना चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ है, और पहले का एरिया का दोनों का समान है बच्चों। तो अपना N1 रहने दो, इसका μ0 N2/L I2 हो जाएगा बच्चों, और A हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर बच्चों अपना फाई का मान आ गया, कितना आ गया, μ0 N1 N2 I2/L A, ये आ गया फाई। बाकी आप लोगों ने अन्योन्य प्रेरकत्व पढ़ा ही लिया है कि φ/I, तो I से I कट जाएगा, I से I कट जाएगा बच्चों, केवल बच्चे का कितना, I से I कट जाएगा, μ0 N1 N2 A/L। मतलब दोनों पर सेम आता बच्चा, दोनों पर सेम आता है। ठीक है, बाकी एग्जाम में आप एक के आधार पर निकालोगे बराबर, उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक, तो जो मैंने समझाया है यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बबुआ। ठीक है सर, क्लास खत्म हो गया? अरे नहीं भाई नहीं, अभी कुछ परिभाषाएं बतानी है। थोड़ा सा अन्योन्य प्रेरकत्व तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। अन्योन्य प्रेरकत्व की जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं, और यही अपना अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक परिभाषा आप लोग समझो कि भाई मैंने ये बोला कि एक कुंडली है मेरे पास, दूसरी कुंडली यहाँ पर है, हमने धारा यहाँ पर प्रवाहित किया तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, तो ये परिघटना बच्चों आपका अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। अन्योन्य प्रेरण मतलब इसके कारण बच्चों यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ होगा, फलस्वरूप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ होगा, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई बच्चों। ठीक है, ये परिघटना अपना अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। देखो हमने कहा धारा प्रवाहित किया, जी हाँ धारा प्रवाहित किया, धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ, बिल्कुल सही है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ। बाबूजी ये अपना एक कुंडली है, ठीक, इसमें हमने धारा प्रवाहित किया, यहाँ पे अपना दूसरी कुंडली है। ठीक, जब बच्चों धारा प्रवाहित किया तो इसमें इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, चुंबकीय क्षेत्र से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस कुंडली से गई, चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव हुआ तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, जिसके कारण से बच्चों इसमें एक प्रेरित धारा बहने लग जाती है। ये परिघटना आपका कहलाता है बच्चों अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के जो इसमें धारा के कारण, मतलब भैया यदि I1 धारा बह रहा है तो इसमें जो भी चुंबकीय फ्लक्स आया होगा, समझना, मतलब बच्चों हमने पहली कुंडली में I1 धारा प्रवाहित किया, कितना धारा प्रवाहित किया, I1, तो द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ होगा φ2 फ्लक्स बंधता, टोटल फ्लक्स, वो किस पर डिपेंड किया होगा, I1 पे डिपेंड किया होगा, और N2 φ2 समानुपाती हटाते तो M एक नेतांक लग जाता बच्चों, तो M बराबर हो गया अपना N2 φ2/I1। ये अपना अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र निकल कर आ जाता है, और इसी से बच्चों फेरों की संख्या इकाई हो तो अपना अन्योन्य प्रेरकत्व होता है φ/I। क्या होता बच्चा, φ/I। अब आप लोगों के लिए कुछ एक होमवर्क देता हूं। क्या होमवर्क सर, एक हेनरी की परिभाषा, एक हेनरी की परिभाषा याद कर लोगे? जी हाँ, एक हेनरी की परिभाषा ये आप लोगों को देता हूं। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, क्या छोड़े थे सर, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, चल बाबुआ निकल जा। स्वप्रेरण जब एक कुंडली में धारा में परिवर्तन करते हैं तो स्वतः एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है बच्चों, ये परिघटना स्वप्रेरण कहलाती है। और अन्योन्य प्रेरण बताया, अभी आपने समझा दिया कि एक कुंडली में धारा प्रवाहित किया, पास रखी, दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, ये परिघटना आपका अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। स्वप्रेरण में केवल एक कुंडली होता है और अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडली होता है। इसमें मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करता है। क्यों प्रभावित करता है?
क्योंकि जिस कुंडली में हमने धारा प्रवाहित किया उसी में वो प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया। इसलिए मुख्य, जैसे भैया यहाँ पे अन्योन्य प्रेरण हमने आपको समझाया, अन्योन्य प्रेरण में क्या किया कि पहले कुंडली में धारा प्रवाहित किया, दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ। तो ये जो प्रेरित धारा है इसके कारण मुख्य धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो प्रेरित धारा बच्चों, इसके कारण मुख्य धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, जब हम एक ही कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे और प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो रहा है तो यह प्रेरित धारा मुख्य धारा को प्रभावित करता है। स्वप्रेरण से संबंधित गुणांक स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। स्वप्रेरण संबंधित गुणांक को स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, यहां पर लिख लेना, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। और अन्योन्य प्रेरण से संबंधित गुणांक को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं या स्वप्रेरकत्व, है ना। स्वप्रेरण संबंधित गुणांक को स्वप्रेरकत्व कहते हैं, स्वप्रेरकत्व, ठीक। और इसके गुणांक को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। ओके बाबू, समझ में आ गया। अब आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए लगभग कितने क्वेश्चन हमने कर लिए बच्चों? हमने आप लोगों को फैराडे का नियम बता दिया, है ना, इसका दोनों नियम बता दिए बच्चों, ठीक है। अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा बता दी। लगभग 10 क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट हो गए। 1 घंटे में अपना रिवीजन क्लास खत्म। और नोट्स लेने के लिए नंबर तो दे ही दिया हूँ, जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकता है 96 85 29 91 49 9685299149। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।